स्टार्ट हियर। वेलकम टू ऑल। जिन भी बच्चों को सेल चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, याद करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सभी के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ बिल्कुल ही आसान भाषा में और एकदम इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि ताकि हमको समझ में भी आ जाए और ऐसा भी ना लगे अरे 11th की बायोलॉजी तो बहुत टफ है। इसीलिए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए सेल चैप्टर का ये सेकेंड लेक्चर है। और जैसे ही क्लासेस एंड हो जाते हैं, जो वीडियोज होते हैं अपलोड हो जाते हैं, तो हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है इसका नोट्स भी अपलोड कर देते हैं, ताकि और साथ में उस नोट में ये भी लिखा हुआ रहता है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम या फिर नीट में पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द वहां पे भी जाके फॉलो कर लेंगे। और चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो भी दिक्कतें आपको बनते थे, कई सारे बच्चे को ये भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि मैम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है। कई बच्चों को ये भी दिक्कतें होते हैं कि मैम हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल एंड हु डिस्कवर्ड डेड सेल, ठीक है। सेल थ्योरी में क्या कहा गया, इन सारे क्वेश्चंस को लेके मैं आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चे, जो सेल होता है, सेल को कहा जाता है, सेल को बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल को कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा जाता है बच्चे, यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि इसे जो होता है जीवन की इकाई कहा जाता है। सेल को जीवन की इकाई कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसीलिए जो सेल होता है, सेल को हम कह सकते हैं कि इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर एक और नाम से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है। क्लियर, इसमें कोई नई बातें हम नहीं बताए, आप सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं हु डिस्कवर्ड सेल। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बारे में, तो बच्चे ये जो है इन्होंने डिस्कवर्ड किए थे कुछ लिविंग सेल्स के बारे में। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने जो सेल को देखा, उस सेल के अंदर क्या कैपेबिलिटी थी, तो ध्यान रखिएगा ये जो सेल को देखे, वो सेल जो थे कैपेबल थे किसके लिए बच्चे, मूविंग के लिए। किसके लिए, मूविंग के लिए। और ये जो है ये चीजें कहाँ देखे थे, तो ये अपने ही द्वारा निर्मित जो इनका माइक्रोस्कोप था ऑर्गेनाइज, उन्हीं में इन्होंने देखा था। और ये कहाँ पे देखे थे, तो ये तालाब में देखे थे। कहाँ पे देखे थे बच्चे, तालाब में देखे थे, ठीक है। मूड फ्रेश करने के लिए गए होंगे वहां पे। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। तो देखो जो सेल होता है, सेल को कंट्रोल करने के लिए, जैसे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, तो सेल के जितने भी मेजर फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस कहाँ पे होते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। बट अभी हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। तो जो सेल होता है और इस सेल का जो मास्टर माइंड होता है बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, जो कंट्रोल करने का काम करता है। अभी देखो हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। बस यहीं पे वही चीजें हैं कि जो सेल का होता है, सेल का अगर आपसे पूछा जाएगा मास्टरमाइंड या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है न्यूक्लियस को। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत भी है, कोई दुख दर्द तकलीफ भी है, नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो जाएगा बच्चे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। अब आगे हम लोग चलते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक लाइन में समझाते हैं, क्योंकि इसके बारे में पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओवरव्यू करवाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे सेल थ्योरी पे, ठीक है। और आप सब जो है जब भी घर में क्लास करने के लिए बैठते हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो आप वहाँ पे नोट डाउन करना ना भूलें। चलिए देखते हैं बच्चे की जो सेल यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है। यूनि मतलब होता है वन और सेलुलर मतलब हुआ सेल, वहीं में मल्टी मतलब हुआ मोर देन वन, और सेल का मतलब तो सेल यानी कि कोशिका, यानी कि नंबर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दो ग्रुप में अलग अलग क्लासीफाई किया गया।
पहला जो होता है उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर और दूसरा हो जाएगा मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो एक ही सेल से मिलके बना होता है, बट जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो मल्टीपल सेल से मिलके बना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चे की जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, तो देखो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं। उसी जैसे मान लीजिए सेल जो होते हैं उसके, जैसे आप देखिएगा कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पे आएंगे, तो आप देखिए कि जो हमारा हार्ट होता है उसके लिए स्पेशल सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मसल्स भी तो सेल से बना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, तो कार्डियक मसल्स। वहीं पे आप देखिएगा कि हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात कर लेंगे कि बॉडी में और भी जैसे मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे सारे मसल्स जो होते हैं यानी कि जो अलग अलग सेल्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, या फिर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, बट यूनिसेलुलर में कोई भी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स या सेल नहीं होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं बच्चे की जो सेल थ्योरी होता है, सेल थ्योरी के बारे में। दो नाम यहाँ पे याद रखना है, इन दो नाम से अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक नाम है स्लाइडेन और दूसरा होता है श्वान। जो स्लाइडेन है बच्चे वो क्या है, वो बॉटनिस्ट है, और ये कहाँ के हैं, तो जर्मन बॉटनिस्ट है। जो स्वान है वो ब्रिटिश के क्या है बच्चे, जूलॉजिस्ट है। अब इन्होंने जो है यहाँ पे जो बॉटनिस्ट है और जो जूलॉजिस्ट है दोनों ने अपने अलग अलग कुछ काम किए हैं, पहले उसको याद रखिएगा। तो देखो जो स्लाइडेन होते हैं वो 1838 में जर्मनी, ये बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया था, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब देखो अलग अलग जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा कि जो स्वान है, स्वान ने क्या किया 1839 में इन्होंने, ये जो है कहाँ के, ये ब्रिटिश थे, ठीक है, तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, ठीक है। स्लाइडेन क्या होते हैं, स्लाइडेन बॉटनिस्ट है, और ये क्या है बच्चे, ये जूलॉजिस्ट है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जो स्वान है, स्वान क्या किए हैं कि सेल, यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेल हैड ए थिन आउटर लेयर्स। जो सेल होते हैं, सेल के ऊपर एक पतला आउटर लेयर मेम्ब्रेन्स होता है। अब ये जो मेम्ब्रेन्स है जिसको अब हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और आप सब जानते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो कौन से सेल में रहेंगे, तो वो एनिमल सेल में रहते हैं। और ये है भी क्या, जूलॉजिस्ट है, तो यहाँ पे रिलेशंस आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए कि जो स्लाइडेन है और जो स्वान है, इन दोनों ने साथ में मिलके, मतलब दो महान व्यक्ति ने आपस में मिलके एक अच्छे काम को संपन्न किया था, जिन्होंने यहाँ पे दिया था सेल थ्योरी। अब ये जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में क्या कहा गया, आपको एक लाइन में याद रखना है सेल थ्योरी की बातें। ऐसे हम नोट लिखा के आपको लिखा देंगे नोट में, बट आप याद रखना बच्चे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो सारे लिविंग और सारे सजीव जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं या सेल के उत्पाद होते हैं, यानी कि कोशिका के उत्पाद होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत भी है, अगर दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे सेल थ्योरी में ही हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट देखना है। यहाँ पे देखो सेल, स्लाइडेन और स्वान ने जब ये सेल थ्योरी दे दिया और उन्होंने बता दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, तो किसी की भी प्रसिद्धि जो होती है या फिर किसी की भी अच्छाई ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है सामने वाले लोगों को, और फिर जो है इनमें कमियां भी निकाला जाता है। तो वही हुआ है यहाँ पे। ऐसे तो पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े ही हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि कुछ ना कुछ डिमेरिट्स निकाल दिया गया। यहाँ पे भी बच्चे डिमेरिट्स को निकाल दिया गया, और निकाला गया यहाँ पे रॉडोल्फ वर्चू के द्वारा, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस रख दिया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, बट आप मुझे ये बताइए कि सेल आर मेड अप ऑफ, फिर सेल किसका बना होता है, जिनका जवाब इन दोनों के पास नहीं था वो हम आगे देखते हैं। जो है रॉडोल्फ वर्चू ने 1856 में जब ये सवाल आ गई थी कि ठीक है सभी सजीव जो होते हैं वो कोशिका या फिर कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, बट सवाल ये उत्पन्न हुआ था कि जो कोशिका होते हैं, कोशिका किसके बने होते हैं, तो इसका सवाल स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा जो जवाब था वो नहीं दिया गया। देन इन्होंने यहाँ पे जवाब दिया था और इन्होंने बताया कि ऑल न्यू सेल फॉर्म बाय सेल डिवीजन ऑफ pre-existing cell
और इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था जिसका मतलब होता है ओमनिस सेलुला। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है तो इसीलिए मैं इससे बना रही हूँ ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ई सेलुला। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ऑल न्यू सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब आप लोगों को याद रखना है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल आर मेड अप ऑफ न्यू सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नहीं, लास्ट में जो है हम नोट लिख के यहाँ पे दे दिए जो कि सेल थ्योरी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। वो पॉइंट क्या है जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं, किससे बने होते हैं? सेल से। नेक्स्ट में ये सेल थ्योरी का ही पॉइंट है, ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल जो होते हैं वो किससे बनते हैं? तो एराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो सेल पहले से यहाँ पे है उसी से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है आर आउटकम ऑफ सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज एंड यहाँ पे याद रखना है कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल्स। मतलब है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर जो है जितने भी सेल से उसका बॉडी बना होता है उन सभी सेल के आपस में इंटरेक्शन का ही आउटकम होता है वो एक्टिविटी। ठीक है, चलो लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्वेश्चंस ये है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला गिवन बाय। ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो आई होप आपको आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से शुरू करेंगे। इसका नोट्स हम आपको दे देंगे, तो आप लोग जो है घर पे बैठ के आराम से अच्छे से पढ़ना है ताकि कहीं से कोई दिक्कत न। और हाँ, जो भी चीज़ में दिक्कत हो या फिर आपको लगे कि मैम ये क्वेश्चंस करवाइए या फिर ये टॉपिक पढ़ाइए, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है बायोलॉजी एजुकेशन हब से ही वो है, तो आप वहाँ जाके आप हमको जो है इसका लिंक में दे देंगे, तो कमेंट कर सकते हो ताकि हम आपको बता दें। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर बच्चे।